नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज 1 जुलाई है, यानी डॉक्टर्स डे। हर साल की तरह इस साल भी 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस साल देश में इस दिन को फ्रंट लाइन पर फैमिली डॉक्टर्स की थीम के तहत सेलिब्रेट किया जा रहा है। समाज में भगवान का दर्जा पा चुके डॉक्टर्स की भूमिका हमने कोरोना काल के दौरान काफी करीब से देखी। जिस मुस्तैदी के साथ कोरोना वॉरियर्स की भूमिका डॉक्टरों ने निभाई है, इसे डॉक्टर्स का समर्पण ही कहा जाएगा। ऐसे में साल का ये खास दिन सभी डॉक्टर्स के योगदान को समर्पित है, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई हैं और ना आगे कम होने वाली हैं, क्योंकि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से अधिक नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 23 मरीजों की मौत भी हो गई। बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना केस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,070 नए केस मिले हैं। हैरानी की बात तो यह कि देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस अभी भी सामने आ रहे हैं। इन राज्यों में केरल में 4,083 नए केस के साथ पहले नंबर पर केरल है। इसके बाद महाराष्ट्र 3,640 केस, तमिलनाडु में 2,069, पश्चिम बंगाल में 1,424 और कर्नाटक में 1,046 केस हैं। कुल नए केसों में इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 72.42% है। नए केसों में से 23.92% सिर्फ केरल से सामने आए हैं। कोविड की वजह से बीते 24 घंटे में 23 और लोगों की जान चली गई। देश में अब तक कोविड की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में रिकवरी रेट अब 98.55% है, जो कि एक अच्छा संदेश है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोगों को कोरोना अपना शिकार बना रहा है, धरती के भगवान को भी कोरोना ने नहीं छोड़ा। कोरोना की दूसरी लहर में 594 डॉक्टरों की मौत हो गई। इस बात की तस्दीक हम कर रहे हैं। साल 2021 में आईएमए ने कहा था कि पुराने आंकड़ों में न केवल मृत्यु की तारीख पर आधारित थे, बल्कि मिलने वाले डाटा पर भी आधारित थे। औसतन दूसरी लहर में प्रतिदिन 20 डॉक्टरों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। इसमें सरकारी, निजी और मेडिकल कॉलेज सभी इसमें शामिल थे। अब एक बार फिर कोरोना दबे पांव जो है बढ़ता जा रहा है। नेशनल डे पर, डॉक्टर्स डे जो है आज, उस पर कोरोना योद्धाओं के साथ कोरोना पर फिर से बड़े वार पर बात करेंगे। और बात करेंगे, हमारे साथ बहुत खास डॉक्टरों का पैनल जुड़ेगा। उनसे जानेंगे कि कम से कम जो चैलेंजेस हैं पिछले दो साल जो इतने खतरनाक रहे, डॉक्टरों की जिम्मेदारी कितनी अहम रही, कितने चैलेंजेस उनके साथ रहे। क्योंकि जहां लोग अपने घरों पर बैठे थे, बाहर निकल नहीं रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स हर दिन बाहर निकल रहे थे और उनके भी जा रहे थे जिनको कोरोना हुआ था, जिनको छूने के लिए उनके घर वाले नहीं तैयार थे, लेकिन उनको डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, जान जोखिम में डालकर। तो आज का दिन उन्हीं को समर्पित है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों को पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अरुण द्विवेदी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा और आपका उनसे परिचय भी कराएंगे। लेकिन डॉक्टरों का जो रोल होता है हमारे जीवन में काफी अहम होता है। एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए मां के साथ ही डॉक्टर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। महिला के गर्भ में जैसे ही शिशु पलना शुरू करता है, डॉक्टर मां और बच्चे दोनों को सुरक्षा के लिए प्रयास करने लगते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर सेहत से जुड़े हर पड़ाव पर डॉक्टर उनके साथ रहते हैं। पहले के दौर में वैद्य और दाई हुआ करते थे जो अपने ज्ञान और अनुभव से मरीज का उपचार करते थे, लेकिन अब वर्षों की मेहनत और पढ़ाई के बाद डॉक्टर की डिग्री मिलती है। जीवन की रक्षा का वचन लेने के बाद वो डॉक्टर जब कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो उसे न केवल गंभीर से गंभीर बीमारी और मरीजों के दर्द का सामना करना पड़ता है, बल्कि कई बार मरीजों के परिवार की उग्रता और बदजुबानी भी झेलनी पड़ती है। जिन डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता था, उन्हीं डॉक्टरों को संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है कि ऐसे भी कभी कभी हालात बनते हैं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। उनका सामना भी उन्हें करना पड़ता है। लोगों, क्योंकि जो भावनाएं होती है, किसी का इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है और मान लो उसकी डेथ हो जाए, हालांकि डॉक्टर पूरा प्रयास करते हैं उसको बचाने का, और उसके बाद उसका परिवार जो है उग्र हो जाता है, हिंसा फैलाता है। ऐसी स्थितियों का भी सामना डॉक्टर्स बड़ी
मजबूती से करते हैं। तो डॉक्टर्स की लाइफ जो है दूर से बड़ी अच्छी लगती है कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में गए, इलाज किया, घर आ गए, ऑपरेशन किया, थोड़ी देर में फ्री हो गए। लेकिन जो चैलेंजेस हैं ये वो बेहतर समझ सकते हैं। और वैसे भी हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या भी बहुत कम है और मरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो मरीज इतने ज़्यादा हैं, वो भी दबाव रहता है डॉक्टर्स पर। और कभी कभी डॉक्टर जो हैं आर्थिक दबाव के कारण विदेश में भी काम करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा डॉक्टरों की जो सुरक्षा है ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कभी कभी जो तीमारदार होते हैं, मरीज के परिजन, परिवार वाले, वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। तो डॉक्टरों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टरों की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। अब उनके लिए मरीजों को ठीक करने के साथ खुद की सुरक्षा करते रहना भी बड़ा चैलेंज है। मरीजों को तो ठीक करें, खुद को भी सुरक्षित रखें, एक बड़ा चैलेंज है जब से ये कोरोना काल 2 साल रहा। इसके अलावा हॉस्पिटल या क्लिनिक में डॉक्टर की पिटाई का भी मामला सामने आता रहता है, अभद्रता का मामला। दूसरों की जान बचाने वाले डॉक्टरों के लिए देश में कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, जो कि एक बड़ा सवाल है। हम डॉक्टरों के सम्मान में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे मनाते हैं, लेकिन क्या वही डॉक्टर आज के दौर में सुरक्षित हैं? हिंसा के अलावा कई अन्य कारण से भी डॉक्टरों में तनाव बढ़ता जा रहा है। आज इन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे खुद डॉक्टरों की जुबानी। हमारे साथ डॉक्टरों का खास पैनल जुड़ेगा, उनसे समझेंगे कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है कितनी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लोगों को तो बहुत आसान लगती है दूर से। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर अरुण शर्मा हैं, वरिष्ठ चिकित्सक। सर आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर महेश खट्टर, वरिष्ठ चिकित्सक। सर स्वागत है आपका। और डॉक्टर विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई डॉक्टर्स डे की। सर थैंक यू। शुरुआत डॉक्टर विकास जी आप ही से करेंगे। आज का दिन वाकई में ये याद दिलाता है कि डॉक्टर्स की भूमिका हमारे जीवन में क्या है। जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद आखिर तक कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का एक अहम रोल हमारी लाइफ में होता है। लेकिन जो डॉक्टर के चैलेंजेस हैं वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल में हमने देखा जो 2 साल थे बहुत महत्वपूर्ण थे। जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे तब आप लोग बाहर निकले, लोगों को ठीक किया, अपनी जान को जोखिम में डाला। तो शुरुआत सभी से करेंगे, एक एक करके सबके पास आएंगे। शुरुआत विकास जी आप ही से करेंगे। सर कैसे देखते हैं बीते जो 2 साल हैं और उसके पहले जो आपका प्रोफेशन था, कितना फर्क देखते हैं? सर देखिए शालीन जी, डॉक्टर्स के रिस्पेक्ट में ये नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन ये एक सांकेतिक है, लेकिन हर दिन डॉक्टर डे होता है क्योंकि हम डॉक्टर्स समाज में अपने समाज की सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। रही बात कोरोना की, तो आप देखिए जब कोरोना आया था, मैं अगर अपनी बात करूं तो कोरोना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। भारत सरकार ने टेस्टिंग शुरू करी और उस टेस्टिंग को लेके कुल 12 लैब देश में बनवाए थे। उसमें से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 13 अप्रैल को 2019 को हमारा लैब शुरू हुआ। 1 मशीन के साथ और 150 केसेस के साथ हमने शुरुआत करी। नई बीमारी थी, कुछ मालूम नहीं था। पॉजिटिव केसेस पीसीआर में और एम्प्लीफिकेशन हो जाता है वायरस का एम्प्लीफिकेशन हो रहा था, लेकिन उसमें हम घबराए नहीं। घबराने की कोई बात भी नहीं थी क्योंकि हम समाज के प्रति हमारा एक दायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है। और काफी चैलेंजिंग रहा था वो रोल, क्योंकि शुरुआत के 3-4 महीने तो मैं अपने घर भी नहीं जा पाया था। अपने परिवार के लोगों से वीडियो कॉल या व्हाट्सएप वीडियो कॉल से बात किया जाता था, क्योंकि डर ये भी था कि ऐसा ना हो ये संक्रमण मेरे परिवार में मेरे माता पिता या मेरे बच्चों को हो जाए। और टेस्टिंग की शुरुआत हमने करी और आप शैलेन जी ताज्जुब करेंगे, लगातार 3 साल तक मैंने एक छुट्टी नहीं ली। दिन रात
हमारे लैब ने 24 घंटे काम किया। न केवल कानपुर नगर बल्कि कानपुर देहात, हमीरपुर, फतेहपुर, इन चारों डिस्ट्रिक्ट की आरटीपीसीआर टेस्टिंग हमारे लैब में होती थी। और लगभग आज की डेट अगर हम बात करें तो हम लोग 35 लाख के ऊपर आरटीपीसीआर टेस्टिंग हमारा लैब कर चुका है। जी डॉक्टर विकास, जब पेशेंट आते थे आपके पास टेस्ट कराने, क्योंकि टेस्ट कराने वही आते थे जिनको लगता था कि हमें कोरोना है, तो बहुत सारे सवाल जहन में होते होंगे कि उसका तो भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ना हो उसकी वजह से हम इन्फेक्ट हो जाएं, या फिर आपका स्टाफ उसको लेकर भले ही मास्क लगाएं, सब कुछ करें, जितने प्रिकॉशंस हैं बरतें, लेकिन डर एक अहम कड़ी रहा है और डर सबके साथ रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर एक आम आदमी। उस डर का मुकाबला करने की जो इच्छा शक्ति है वो कैसे आती थी सर? शुरुआत में शैलेंद्र जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारा जो लेबोरेटरी स्टाफ था वो भी बहुत घबराया हुआ था। नई तरह की जांच करनी थी, किस तरीके से करना था। और जांच के पहले जो सैंपल लेते हैं तो सैंपल लेने में सबसे करीबी संपर्क अगर आता है तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का आ रहा था सैंपल लेते समय। तो काफी भ्रमित थे, डरे हुए थे, लेकिन ये चैलेंजिंग जॉब था। हम लोग आई इसी फील्ड में इस कारण से हैं कि हमें समाज की सेवा करनी है। तो शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। ऐसा भी होता था कई बार कि हम लोग शुरुआत के 3 महीनों में जब हम लैब से बाहर निकलते थे, कहीं खाना खाने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, तो लोग हमसे दूर हट जाते थे कि भाई ये तो कोविड की टेस्टिंग कर रहे हैं, ऐसा ना हो इनकी वजह से हमें भी संक्रमण हो जाए। और ना केवल मुझे बल्कि मेरे कई लेबोरेटरी स्टाफ को भी 2 बार कोरोना हो चुका है, ज्यादातर स्टाफ को। और ये पूरा एक टीम वर्क था, हमारे लेबोरेटरी का, हमारे प्रिंसिपल सर का, वाइस प्रिंसिपल का, अन्य चिकित्सकों का जो हमारे एलएलआर हॉस्पिटल, जीएसवी मेडिकल कॉलेज में थे। हम लोगों ने उसको बिल्कुल एक चैलेंज के रूप में लिया। देश की सेवा करने के लिए हम आगे थे। हमारे प्रधानमंत्री ने ये हम लोगों को आवाज दी थी कि हम लोग को आगे आना है, तो हम लोग घबराए नहीं। उससे आप विश्वास मानिए उस चीज का, बिल्कुल नहीं घबराए। और हमने शुरुआत से ही अपने पूरे तन और मन से अपने देश की, अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश करी। बिल्कुल, और ये देश कभी भूल भी नहीं सकता है। ऐसे वक्त में डॉक्टरों ने जो सेवा भाव दिखाया है, जहां लोग डर की वजह से घर से निकल रहे थे। सर आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर अरुण द्विवेदी सर आपके पास आएंगे। सर कैसे देखते हैं जो 2 साल कोरोना के थे, कितने ज्यादा चैलेंजेस थे? बेसिकली चैलेंजेस तो बहुत सारे थे और हमारे पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जो काम किया है और वो सराहनीय है। और मुझे नहीं लगता है कि एज अ सर्जन हम लोग तो काफी दिनों तक प्रोटोकॉल्स में ही घूमते रहे, 2 महीने ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे जो डेडिकेटेड डॉक्टर थे माइक्रोबायोलॉजी, जैसे डॉक्टर विकास मिश्रा सर हैं, इन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया है और समाज को, और साथ में जो भी लोग थे बिना डरे इनके टीम्स हमेशा दिन रात काम करती रही है। और हम लोगों ने भी इसमें जो बेसिकली जो भी प्रोटोकॉल्स थे उनको उसके तहत सर्जरी स्टार्ट की। काफी टफ था, एक मोटा सा गाउन पहन के सर्जरी करना और उस दौरान वो N95 मास्क लगाकर पूरा पतंग में बॉडी होती थी। फिर भी अपने कैंसर पेशेंट्स के लिए करना था और हम लोग दिन रात लगे भी रहे कि कैसे भी बेस्ट हो। और साथ में ये भी ध्यान देना था कि पेशेंट्स को दूसरे पेशेंट से कोई वायरल इन्फेक्शन भी ना हो, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स में इम्यूनिटी ऑलरेडी काफी वीक होती है। तो यही था कि वो दौर बहुत टफ था, लेकिन हाँ ये है कि सबने मिलकर। डॉक्टर अरुण शर्मा जी आपको रोकेंगे माफी के साथ। और इसी बीच अपने दर्शकों को सीधे लखनऊ ले चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। अंदर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 97 अग्निशमन केंद्र स्वीकृत किए थे, जिनमें से आज 25 का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों को, फायर सर्विस से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और प्रदेशवासियों को इन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फायर टेंडर की स्थापना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब 1940 में सेवा प्रारंभ हुई होगी, मात्र 5 फायर टेंडर यूपी के अंदर थे और तब से एक लंबी दूरी तय की है
उत्तर प्रदेश फायर सर्विस ने इस लंबी दूरी के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जनपदों की संख्या बढ़ी, तहसीलों की संख्या बढ़ी, थानों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन जिस गति के साथ फायर टेंडर की स्थापना की गति और इसको तकनीक से युक्त करने की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं यह क्षेत्र उपेक्षित सा छूट गया था। जबकि आपदा के समय में सबसे अधिक आवश्यकता अगर लोग महसूस करते हैं किसी अग्निकांड के समय में या किसी भी ऐसी आपदा जहां पर अग्नि या उससे जुड़े हुए किसी आपदा की चपेट में एक बड़ा जन या धन उसकी चपेट में आ रहा हो, लेकिन उस सब के बावजूद यह क्षेत्र उपेक्षित रह गया था और लगातार इसकी मांग होती थी। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने विगत 5 वर्ष के अंदर 97 ऐसे केंद्र जो स्वीकृत किए थे, उन 97 केंद्रों में से जो 30 बनकर के तैयार हुए हैं, उन 30 में से 25 का आज हम यहां पे लोकार्पण कर रहे हैं और माननीय जनप्रतिनिधि उसके साथ सीधे उस केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फायरमैन और FSSO के 2,929 यानी लगभग 3,000 नियुक्ति की प्रक्रिया को भी पूरा करके उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस विभाग के 838 कार्मिकों को प्रोन्नति भी दी है, जिसमें 18 मुख्य अग्निशमन अधिकारी, 5 अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 112 और लीडिंग फायरमैन के 445 और फायर सर्विस चालक के 258 ऐसे कार्मिक थे वर्षों से जिन्हें प्रमोशन नहीं प्राप्त हो पाया था, लेकिन सरकार ने समयबद्ध ढंग से इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया है और आज यहां पर हमारे जो फायरमैन हैं इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं कि जो अत्याधुनिक सुविधा से युक्त, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से युक्त उन्हें फायर टेंडर भी यहां पर देखने को मिलेगा और वह कैसे कार्य करता है, कैसे उसका बेहतरीन उपयोग आप कर सकते हैं, यह भी बाहर कुछ देर के बाद यहां पर देखने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। प्रदेश में तेजी के साथ जिन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, यद्यपि पूरे पुलिस बल की व्यवस्था में बेहतर सुधार करने का एक प्रयास हुआ। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रदेश के अंदर संपन्न की है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं फायर स्टेशन का लोकार्पण करने पहुंचे थे, इसी बीच वो अपना संबोधन दे रहे थे। और हम बात करें डॉक्टर्स डे स्पेशल पर, हमारे साथ कई सारे डॉक्टर्स बने हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए
लहू लुहान कारते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबोध चौहान के साथ। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करें डॉक्टर्स डे स्पेशल है, आज डॉक्टर्स डे है, बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर्स का खास पैनल बना हुआ है, वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अरुण शर्मा जी कुछ कह रहे थे और उनकी बात पूरी नहीं हो पाई, हम चाहेंगे डॉक्टर अरुण जी आप अपनी बात पूरी करें। डॉक्टर अरुण द्विवेदी कह रहे थे कुछ तो। जी डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी जी, सर सॉरी। हाँ, वो कह रहे थे कुछ उनसे। जी डॉक्टर अरुण जी। नहीं, मैं बोलूं कि? जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, मैं डॉक्टर अरुण शर्मा हूं। जी सर। और मैं एज ए रेडियोलॉजिस्ट आपको एक बात बता सकता हूं कि कोरोना पीरियड में जी सर जितना काम माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने किया उससे थोड़ा सा कम काम रेडियोलॉजिस्ट ने भी किया। जी। क्योंकि आप क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट महिला है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, और कोई भी अल्ट्रासाउंड बिना उसके नियर बाई जाए हुए, बिना उससे कांटेक्ट हुए हो ही नहीं सकता है किसी का भी। तो इसलिए सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट कर रहे थे उनका हुआ। लेकिन ये है कि प्रिकॉशन के साथ किया और हम लोगों ने किसी को छोड़ा भी नहीं, और हर लोगों का जो भी आया जैसे भी आया सबका काम किया। और डॉक्टर्स वैसे भी दुनिया में स्पेशल प्रजाति है, और डॉक्टर्स को तो हमेशा ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए सोसाइटी में। लेकिन आज की सोसाइटी थोड़ी सी मतलब टाइप की हो गई है कि उसका काम निकल जाए तो फिर वो डॉक्टर्स को समझती भी नहीं है और उसका व्यवहार भी बदल जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल यही है डॉक्टर के खिलाफ जो आजकल कई सारे डॉक्टर्स के खिलाफ हम देखते हैं खबरों में हिंसा के मामले आ रहे हैं। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सर जो है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 75% डॉक्टरों को अपने कार्यस्थल पर किसी न किसी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है। रोज का काम है 75%, बड़ा आंकड़ा है सर। हाँ, डेली रूटीन है। और मैं एक बात बताऊं, अब थोड़ा सा हमारी जो मेडिकल काउंसिल है अब वो ये डिसाइड करने वाली है कि डॉक्टर्स को ये राइट देने वाली है कि वो अपने जो मिसबिहेव मरीज करते हैं या जो बदतमीजी करते हैं उनको ट्रीटमेंट से मना करने का राइट उनको मिलने वाला है। हो चुका है। जिस दिन ये राइट डॉक्टर्स को मिल जाएगा हो गया उस दिन सोसाइटी में काफी सुधार की संभावना बन जाएगी, क्योंकि उसको फिर डर लगने लगेगा कि ये मना कर सकते हैं। आज तो लीगली हम मना नहीं कर पाते हैं चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हम लोग को काम करना ही है पेशेंट का जब भी वो हमारे पास आ रहा है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सोसाइटी को भी थोड़ा एजुकेट करने की जरूरत है और उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स आर स्पेशल, दे आर वेरी वेरी अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल लिविंग ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल, एंड ही इज ट्रीटिंग द लिविंग ह्यूमन बॉडी. So that's why the doctors are special and they should get the special respect in the society. आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर आप इलाज के लिए जा रहे हैं तो डॉक्टर्स तो पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छा करने की, बेहतर करने की, ठीक करने की। और मान लीजिए कोशिश सफल नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की आप उससे लड़ना शुरू कर देंगे। इस बात का ध्यान सबको रखना होगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब आगे ऐसा भी होगा डॉक्टर के पास एक राइट रहेगा कि वो मना भी कर सकता है इलाज करने से, या फिर ये कहें कि उसको एक कानूनी सुरक्षा दी जानी चाहिए। बिल्कुल दी जानी चाहिए। कानूनी सुरक्षा तो बहुत जरूरी है आज के सोसाइटी में, क्योंकि इतनी विजिलेंट वायलेंट सोसाइटी हो गई है
कि हर आदमी को गुस्सा ही रहता है दिन भर। आप थोड़ा सा समय उसको लग जाए तो गुस्सा हो जाए, जी आपसे कुछ और हो जाए तो गुस्सा हो जाए। उसके गुस्से होने का मतलब सारा गुस्सा वो डॉक्टर्स के ऊपर ही, सारा अपने परिवार का, अपने सोसाइटी का, अपने प्रोफेशन का सारा गुस्सा डॉक्टर्स के पास आके निकालना। सर, आपके उनके पास लौटेंगे। हिसाब हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर नीरज कुमार जी हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको डॉक्टर्स डे की। और आज हार्ट डे भी है सर, और आप स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोरोना काल था उस दौरान ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए जो उनको हार्ट में प्रॉब्लम होती थी, कोरोना भी था, किस तरह सर सामना किया, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से शेयर करें सर। ये एक बड़ी ही टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि हार्ट के पेशेंट्स के पास क्योंकि समय बहुत कम होता है, और हमारे कानपुर शहर में बहुत ही कम अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे कि हार्ट के मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध है जी। तो हमारे लिए एक बड़ी ही विडंबना की स्थिति थी कि हम किसी को मना नहीं कर सकते थे, चाहे वो पेशेंट किसी भी कंडीशन में आ रहा हो, उसको हमको सीपीआर भी करना था, और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता था कि हम अपने आप को गियर अप कर सके उस चीज के लिए कि हम अपने प्रिकॉशंस को लेकर चले। तो एक जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो कोरोना के समय पे लागू थी, उसी को हम लोगों ने अपनाया। किसी भी मरीज को मना नहीं किया गया था। पूरे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में इमरजेंसी हमारी 24/7 रन किया है, और चाहे सीनियर डॉक्टर्स हो या जूनियर डॉक्टर्स, सभी की ड्यूटी थी। हम लोगों ने ओपीडी भी की है पूरे कोरोना काल में, क्योंकि जो फॉलो पेशेंट्स थे, अगर उनको नहीं देखते हम लोग, किसी का स्टेंट पड़ गया है या किसी का बाईपास सर्जरी हुआ है, तो उसको अगर सही समय पर ना देखा जाए तो वो भी एक बड़ी समस्या में फंस सकता था। तो हम लोगों ने ओपीडी भी की है, इमरजेंसी भी किया है, और किसी भी तरह से किसी मरीज को कोशिश की कोई असुविधा ना हो। और इसी के साथ साथ ही बीच में क्या हुआ था कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज है, उनके साथ समन्वय किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल नहीं था। तो कुछ पेशेंट जो कि ज्यादा कोविड से ग्रसित थे और 7-7 दिन में हार्ट की बीमारी भी आई, उनको हम लोगों ने जो मेडिकल कॉलेज का जो कोविड वार्ड था वहाँ पे एडमिट कराया। हमारे यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे पोस्टिंग होती थी, वो लोग राउंड द क्लॉक उनको देखते थे। तो एक पूरा एक तंत्र था जो कि मेडिकल कॉलेज और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के बीच में था, और किसी भी पेशेंट को कोई असुविधा ना हो किसी भी लेवल पे, उसका पूरा ध्यान रखा गया था। और इसी के साथ जैसे बाकी सभी यूनिट्स ने, चाहे वो मेडिसिन यूनिट हो, जनरल सर्जरी यूनिट हो, ईएनटी, ऑप्थेल्मिक्स, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, जितनी भी सब स्पेशलिटी या स्पेशलिटी थी मेडिकल साइंस में, जिस तरह से उन लोगों ने अपना योगदान दिया है, तो हम तो यही कहेंगे कि ये एक ऐसी समय था, एक ऐसा समय था जिस कारण शायद ये समाज कभी डॉक्टर्स का कभी चुका पाएगा। डॉक्टर नीरज, हमने ये भी देखा कि जब कोरोना काल था उस वक्त, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, हर जगह बहुत मतलब पेशेंट्स की तादाद, लाइंस, नंबर्स बहुत ज़्यादा थे। और ऐसे वक्त में डॉक्टर्स क्या सोचता है, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, लोग ज़्यादा हैं, स्टाफ कम है, और सबको ठीक भी करना है, सबके पास जाना है, हमें सबको चेक करना है। देखिए, मैं एक आपको जनरल एक बात बताता हूँ कि डॉक्टर्स एक जो मेडिकल डॉक्टर है वो एक ऐसा इंसान होता है, मुझे नहीं लगता कि लेस देन 0.01% लोग ही होंगे जो अपने बारे में सोचते होंगे मरीज का इलाज करते समय। वो अपना खाना नहीं देखते हैं, अपना सोना नहीं देखते हैं, अपना दिन रात नहीं देखते हैं, अपनी खुशियां नहीं देखते हैं, अपने बच्चे बीवी का जन्मदिन तक नहीं देखते हैं। ऐसे ही कोरोना काल में था, किसी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्या होगा, हमको होगा कि नहीं होगा। सब लोगों ने जितना भी मैक्सिमम हो सकता था वो किया है। तो ये तो डॉक्टर्स के मन में कभी आता ही नहीं कि हमारा क्या होगा। जी सर, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कोई सवाल है उनका आप लोगों से। सुनील हैं जयपुर से। सुनील जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सुनील जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। आप नोट कर लो, मल्टीपल मोलोमा क्या रोग है, इसका क्या इलाज है? जो कोरोना 2 साल पहले है उसके मल्टीपल मोलोमा हो गया। हेलो, चाहेंगे अपना सवाल दोहरा दें। मल्टीपल मोलोमा नाम बताया डॉक्टर ने। मोनोमा, ठीक है। और डॉक्टर महेश खट्टर जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर महेश खट्टर जी, एक सवाल है हमारे दर्शक का, मल्टीपल मेनोमा कुछ बता रहे हैं कि उसका इलाज कैसे होगा सर, अगर आप उनका सवाल समझ पाए। डॉक्टर महेश खट्टर जी। हेलो,
आवाज आ रही है? जी सर। हेलो। हाँ सर, हमारे दर्शक का सवाल था मल्टीपल नेलोना। इसके बारे में हम न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हैं। जी सर। इसके बारे में डॉक्टर अरुण द्विवेदी शायद बेटर बता पाएंगे। जी, अरुण द्विवेदी जी। जी, बेसिकली मल्टीपल माइलोमा जो है ये हमारी एक प्लाज्मा सेल्स का ट्यूमर होता है जो कि हमारी बोन मैरो के अंदर जी सर सेल होती है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। जी। रही बात मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले इसकी डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है और साथ में ये देखना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन से चेन इम्पोर्टेंट है, लाइट चेन और एक हैवी चेन। उसके बाद उसमें 2-3 और जांचें होती हैं, एक बोन मैरो बायोप्सी, साथ में इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस और साथ में कुछ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस जैसे BCR ABL। ये सारी जानकारी लेने के उपरांत इसमें कीमोथेरेपी के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारे इंजेक्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं जो कि मल्टीपल माइलोमा में अच्छे से कारगर हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली मल्टीपल माइलोमा आज की डेट में ट्रीटेबल है। और साथ में रही बात कोरोना की फेज में, तो चूंकि कोरोना में हमारे कुछ WBCs वगैरह में भी इफेक्ट आता है, तो जब पेशेंट्स कोरोना से 15 डेज पे रिकवरी फेज पे जाता है उसके बाद से आप 15 डेज ऑनवर्ड कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल एज इट इज फॉलो कर सकते हैं मल्टीपल माइलोमा या किसी भी कीमोथेरेपी के लिए। जी शुक्रिया सर, हमारे दर्शक के जो सवाल का आपने जवाब दिया। डॉक्टर महेश खट्टर जी, कोरोना काल में हमने ये भी देखा कि जो PPE किट है वो बहुत परेशान करती थी। पूरा हॉस्पिटल का जितना स्टाफ था और डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, और उसको पहनकर काम करना कितना मुश्किल रहा सर ये सफ़र? मुश्किल तो बहुत होता था क्योंकि जैसे हम बताएं अपने बारे में, हम महेश खट्टर न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। हमारा प्रोफेशन में हमारी साइड में कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं और कुछ खराब पॉइंट भी हैं जी। जैसे परेशानी वाली पॉइंट ये कि हमें डिलीवरी अटेंड करनी होती है। हमें नई डॉक्टर फोन करती है सर आ जाइए, तो उसमें हम लोग 24 घंटे इन्वॉल्व रहते हैं। तो डिलीवरी आधी रात भी होती है, छुट्टी वाली भी होंगी। तो हम लोग फंक्शन में होते हैं, मैरिज में 2 छुट्टी खाना पड़ता है, 2-3-4 बार ऐसा भागना पड़ती है डिलीवरी अटेंड करने की। सेम कोरोना में भी हुआ और सबने चाहे कितना भी काम बंद किया, हम लोग काम तो थ्रू आउट चलता ही रहा, एक दिन भी छुट्टी नहीं रही क्योंकि डिलीवरी तो रोज हो ही रही है, डिलीवरी तो बंद होती नहीं है, बच्चे तो पैदा नहीं है। तो हम लोग साथ साथ अटेंड करते रहे। ऑनेस्टली स्पीकिंग डर तो लगता था, ऐसा नहीं कि डर लगता था, लेकिन पूरी प्रिकॉशन लेते थे कि हमारे पेरेंट्स को घर साथ लेते हैं, हमारे फैमिली है उनको किसी को नॉन लेता, तो पूरी प्रिकॉशन लेते थे। जैसे हॉस्पिटल से आते थे तो हमारे घर में 2 एंट्री, एक एंट्री अलग घुस करके हम पहले नहा के तब मेन एंट्री करते थे। और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी जब तक उधर से हम आएंगे हमारे कपड़े को टच नहीं करेगा, उसको वॉशिंग डाल करके चला के तब अंदर आते। तो पूरे परिवार क्या रखना पड़ता था। बट एनीवे, जैसे एक सैनिक लड़ाई लड़ता है बॉर्डर पे, वैसे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, सब ने मिलके, चाहे पैथोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, टेरिटोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, सब ने हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ी। और हम लोग खुशी है कि हम लोग अपना अपना रोल सब ने अच्छे से। लेकिन फैमिली को बहुत फिक्र होती थी जब उनको लगता था बाकी लोग जो हैं वो घर पर हैं, कहीं कोई नहीं जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। उसके बाद जब आप लोग बाहर ड्यूटी में जाते थे तो फैमिली से दूर जाना, वापस फैमिली के पास आना, तो बहुत एक अजीब सा जो एक दर्द होगा या परेशानी होगी कि फैमिली से हम दूर हैं, फैमिली की अलग चिंता होती थी। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे सर। देखिए, फैमिली, डॉक्टर्स की फैमिली को हर चीज़ के बारे में ऑलरेडी मतलब पता होता है कि ये मान लीजिए कि स्पाउस या दोनों ही डॉक्टर हैं तो वो जानते हैं कि इनका क्या पोजीशन है, और यदि नहीं भी हैं तो भी डॉक्टर्स की फैमिली को ये कन्विंस्ड रहती है कि इनको तो जाना है और आना है और दिन भर काम करना है पेशेंट के बीच में, और उस बस ये है कि कितना आप प्रिकॉशन ले लेते हैं वही आपके साथ है, वही फैमिली के साथ है। न तो आप फैमिली को छोड़ सकते हैं, न अपने पेशेंट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही उसके लिए बराबर इम्पोर्टेंट हैं। क्यों जो पेशेंट को वो साल भर से देख रहा है या 50 साल से देख रहा है, उनको वो क्राइसिस में छोड़ नहीं सकता, ये तो निश्चित है। तो फैमिली को भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। तो डॉक्टर्स की फैमिली को एडजस्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो शुरू से ही एडजस्टमेंट चला आ रहा होता है
कि डॉक्टर कब सुबह जल्दी निकला और रात को कब 12 बजे आया और कब खाना खाया या नहीं खाया। तो फैमिली तो सब एडजस्टेबल हो जाती है हम लोगों की, और वो जानती भी है। लेकिन मुश्किल होता है। डॉक्टर विकास जी के पास आएंगे। डॉक्टर विकास जी, बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि अभी डॉक्टर महेश खट्टर जी ने कहा, हम जाते थे पहले अपने कपड़ों को अलग करना, फिर दूसरे एंट्री गेट से जाना, उसके बाद फ्रेश होने के बाद लोगों से मिलना। लेकिन ये तो हर कोई कर रहा था उस वक्त, लेकिन डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल था। और जो बाकी घर के सदस्य थे फैमिली के, उनको भी डर रहता होगा। लाख आप प्रिकॉशन लीजिए, सब कुछ की, लेकिन डर रहता था कहीं इतने ज़्यादा पेशेंट्स को देख कर आना, हॉस्पिटल से आना, उसके बाद बातचीत करना या डिस्टेंस बनाए रखना। सर डॉक्टर विकास जी शालीन जी, देखिए ये जो एक पैंडेमिक होता है, पैंडेमिक को जब आता है तो कई चीजें होती हैं जो हम लोग को देखनी पड़ती है। अब हमारा मरीज से संपर्क होना ही होना है, हर हालत में होना है। हम कितना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के और प्रिकॉशंस, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस लेके उसके बाद अपना फर्ज भी करना है, और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस प्रोटोकॉल को प्रॉपरली पूरा फॉलो करके उसके बाद अपने घर आके अपने आप को डिसइंफेक्ट करके, डीसैनिटाइज करके उसके बाद हम संपर्क में आ सकते हैं। तो ये अवेयरनेस होती है आपस में। देखिए, मरीज को देखना जरूरी है, हमारे ऊपर ही सारा भार था। जितने भी हमारे डॉक्टर्स थे, आप देखिए हम लोगों ने अपने कितने डॉक्टर्स को भी इस कोविड की लड़ाई में हमने खो दिया। जो हमारे गुरु थे, हमारे टीचर्स थे, वो बेचारे अपने परिवार को छोड़ के इलाज करते रहे लोगों का, और हम उनके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए। तो हमारे लिए तो और भी पीड़ा थी कि हमें मरीज को भी बचाना है और अपने आप को भी देखना, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी देखना। बहुत डिफिकल्ट फेज था, लेकिन उसको लड़ाई होती, जब युद्ध होता है हमें पता होता है कि लड़ाई में एक आदमी जीतता है और एक हारता है। तो हम उसी तैयारी के साथ थे, हमारा डेडिकेशन स्ट्रांग था, विल पावर स्ट्रांग थी, और हमने उसको उसी तरीके से दिया, और आज हम कोरोना पे ऑलमोस्ट विजय पा ही चुके हैं। डॉक्टर नीरज जी, जैसा कि अभी डॉक्टर विकास जी ने कहा कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स थे और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, जब ये खबरें मीडिया में सामने आई तो बहुत डर भी लगता होगा। और खासकर डॉक्टर्स तो चलो हिम्मत दिखाएगा, नहीं ठीक है हमारी जिम्मेदारी, ड्यूटी, हमें तो काम करना ही है, लेकिन जो परिवार होता है, फैमिली होती है, बहुत अटैच्ड होती है। तो कभी ऐसा भी वक्त आया कि आज हॉस्पिटल मत जाइए, परिवार के किसी सदस्य ने कहा हो? सर ये नहीं कहा जाता था कि हॉस्पिटल मत जाइए, लेकिन ये जरूर कहा जाता था कि सावधानी रखिएगा। और जो है, क्योंकि ये कोविड है तो कोई भी काम ऐसा जल्दबाजी में नहीं करना है। भले ही खाना मत खाइए, लेकिन खाना खाएंगे तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ ही खाना खाएंगे। और वो भी ध्यान रखते थे कि जब अगर हम वापस आ रहे हैं तो जो सैनिटाइजेशन का जो प्रोटोकॉल था या आइसोलेशन का जो प्रोटोकॉल था, तो परिवार को भी मालूम था कि वो पहले से तैयारी रखते थे कि ये सामान यहाँ पर रखा है, आप यहाँ से जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो पूरी एक मदद परिवार की तरफ से जो मिलती थी। तो उसी के साथ साथ हम लोगों ने जो ये सिंगल मैन वर्क नहीं था, परिवार के हम लोगों ने भी झेला, हमारे परिवार ने भी झेला, लेकिन उनको मालूम था कि हमारे अलावा ये कार्य कोई दूसरा नहीं करने वाला। अगर डॉक्टर कर सकता है तो डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, मेडिकल वर्कर ही कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, वार्ड बॉय हो, कोई भी हो। तो इसलिए ये कभी नहीं हुआ कि आप मत जाइए। बस ये होता है कि सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है, और जो भी सावधानी है वो पूरी तरह से बरती जाए, उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही ना। बिल्कुल, खुद डॉक्टर के साथ साथ उनका परिवार भी साथ खड़ा रहा ऐसी मुश्किल घड़ी में, जिसका फायदा बहुत सारे लोगों को मिला। डॉक्टर नीरज कुमार जी, आपके बारे में पढ़ता रहता हूँ, खबरों में भी आता है, आपने बहुत ऐसी सर्जरी की हैं अभी हाल ही के दिनों में, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाओं में आप रहे, मीडिया में आपकी खबरें भी चली, जिसको सब लोगों ने मना कर दिया। अभी किसी बच्चे की सर्जरी आपने की थी। तो ये विल पावर कहाँ से आती है कि जब सभी लोग मना कर रहे हैं किसी सर्जरी नहीं हो सकती है, तब ऐसा फैसला लेना कि नहीं मैं इसको ठीक करूंगा, कोशिश करूंगा? सर डॉक्टर नीरज कुमार जी, ये चीज थैंक यू कि आपने इस चीज को नोटिस किया। लेकिन ये कोई जिद नहीं होती है हमारी कि हम कोई पेशेंट को ठीक करना है, कोई नहीं कर पाया तो हम ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है। जो शारीरिक बीमारियां होती है वो अचल नहीं होती है, वो मंथ टू मंथ, डे टू डे उनकी जो सीवियरिटी है वो कम ज्यादा शेयर मार्केट की तरह कम ज्यादा होता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो पेशेंट्स जो कि लगता है कि नहीं ये इनको सीख नहीं किया जा सकता है, तो उस एक समय का वेट करते हैं जब हमको एक विंडो पीरियड मिल जाता है कि अगर हम इस विंडो पीरियड में हमको मिल गया मरीज, तो हो सकता है कि इसमें हमको सक्सेस ज्यादा मिले।
तो हम उस विंडो पीरियड का वेट करते हैं, और तभी कभी कुछ किस्मती से हम लोग को विंडो पीरियड मिल जाता है, तो उसी पीरियड के दौरान उसका ऑपरेशन किया जाता है, तो वो बच जाता है। तो इसमें बेसिकली ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हम लोग करते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंट के लिए जो मॉनिटरिंग है, पेशेंट का जो फॉलो अप है, उसको देखना, उसको बार बार बुलाना, वो थोड़ा सा आपको ज्यादा विजिलेंट होना पड़ जाता है। जी, एक कॉलर जुड़ गए सर, मृत्युंजय हैं लखनऊ से। मृत्युंजय, अपना सवाल करिए। सर मैं 2 सवाल एक्चुअली पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि जिस हिसाब से लखनऊ में कोरोना का जो है, जो पूरे देश में दिखाया जा रहा है, इसका कोई जो है सही डाटा नहीं आ रहे हैं कि इसलिए क्या आपको जो है अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि कैसे क्या बचाना है अपने आप को। दूसरी बात है कि हमारे पिछले साल इससे थोड़ा सा अफेक्टेड हुआ था, तो उसमें हमको मुझे हड्डियों में थोड़ा सा तकलीफ रहती है, चलने फिरने में थोड़ा पेन रहता है कभी कभी। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है डॉक्टर अरुण शर्मा जी, हम चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं उनका सवाल है कि इस वक्त लगातार फिर से लखनऊ में केसेस बढ़ रहे हैं और हो सकता है आंकड़ा ज़्यादा, और दूसरा सवाल उनका है कि जब उनको कोरोना हुआ था उनके बॉडी में जो बोन्स हैं उसमें बहुत पेन होता है सर। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन है बॉडी में और किसी भी तरह का, तो वो बेसिकली बोन्स मतलब जॉइंट्स को भी वो इन्फेक्ट करता है। तो इसीलिए बॉडी में वायरेमिया की वजह से मस्कुलर पेन है, मस्कुलर टायर्डनेस है, और जॉइंट पेन है, जॉइंट इफ्यूजन्स हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे बहुत से वायरस हो, जितने भी वायरस होते हैं वो सभी कर सकते हैं इस तरह की। तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ठीक सर, जैसे जैसे वायरेमिया सबसाइड होता जाएगा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती जाएगी। एक और कॉलर जुड़ गए सर। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है उनका कि अरुणांक पांडे हैं कानपुर से। अरुणांक, अपना सवाल कीजिए। सर हेलो जी अरुणांक। सर, मेरे पिताजी को मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें और किस तरीके से उनको किस तरीके से दवा दें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। जी, डॉक्टर महेश खट्टर जी, हमारे कॉलर का सवाल है कि उनके पिता को शुगर है। हम चाहेंगे अरुणांक, अपने जो आपके फादर हैं उनकी एज क्या है बता सकते हैं? शायद फोन कट हो गया है। हेलो डॉक्टर महेश जी, हमारे कॉलर का सवाल है कि उनके फादर को शुगर है, उसको कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं सर? तो कंट्रोल करने एक होता है मेडिकल और एक होता है नॉन लाइफस्टाइल चेंजेस। तो जो डॉक्टर जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, किसी फिजिशियन का या डायबिटोलॉजिस्ट का, वो ट्रीटमेंट तो फॉलो करेंगे। शुगर अपने चेक करते ही कंट्रोल करने के लिए जो भी दवा दे रहे होंगे, इंसुलिन, तो उसको हम ज़्यादा यूज करते रहते होंगे। लेकिन हम जो स्ट्रेस देना चाहेंगे वो देंगे लाइफस्टाइल में। उनका खाने में शुगर पे कंट्रोल होना चाहिए, मीन्स कि चीनी बिल्कुल बंद करें, चाय फीकी लें और मिठाइयाँ बिल्कुल ना लें। फ्रूट्स ले सकते हैं सिवाय 2-3, जैसे आम, केला, सेब, चीकू छोड़कर बाकी फ्रूट्स ले सकते हैं। चावल कम मात्रा में लें, रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में लें, वो फायदा करती हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं, खूब सैलड्स ले सकते हैं, सैलड्स में कोई चीनी नहीं होती है, और थोड़ी बहुत चीनी तो रिक्वायर भी होती है, इसलिए थोड़ा चावल ले सकते हैं। लेकिन साथ में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, डेली की एक्टिविटी बहुत जरूरी है, चाहे वो वॉकिंग करें। सर, हमारे जो दर्शक थे उनका कहना है कि उनकी शुगर है वो 350 से 350 टू 400 रहती सर। नहीं तो कंट्रोल तो नहीं है, इनको कंट्रोल करना होगा। जो दवा चल रही है तो डोज बनानी पड़ेगी जी, या वो चेंज करनी पड़ेगी। जी। डॉक्टर नीरज कुमार जी, आज हार्ट डे है, हृदय दिवस है सर, तो हम चाहेंगे कुछ ऐसे टिप्स दे दें हमारे जो तमाम दर्शक हैं कि कैसे बचाव किया जाए, जो पेशेंट हैं और जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे फिट रखे ताकि एक उम्र का पड़ाव होता है 40-50 के बाद जो परेशानी आती है वो ना है सर। बीमारियों का जो रास्ता है
वो हमारे मुंह और नाक से होके जाता है जी। तो पहली चीज तो है कि हम ऐसा कोई चीज ना खाएं जो हमारा जो खान पान है वो स्वस्थ रखें। एक हेल्दी खान पान जो कि इंडिया में बहुत दिनों से चला आ रहा था, जिसमें हम घर का बना खाते हैं, पेड़ों से टूटे फल खाते हैं, खेत की सब्जियां खाते हैं, हम वो खाएं। हम फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट फूड, ऑयल फूड, हम इसको थोड़ा अवॉइड करें। और दूसरा है एक्सरसाइज। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, 1 घंटा अपने लिए रोज एक्सरसाइज के लिए निकाल लेते हैं, तो मेरे हिसाब से इतना ही काफी रहेगा कि जिससे कि एटलीस्ट हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर हमारे शरीर में कोई हार्ट रिलेटेड बीमारी, जैसे अभी डायबिटीज की बात हो रही थी, या ब्लड प्रेशर की समस्या है, या मोटापा है, तो ये इन सब बीमारियों को भी कम करेगा। तो ये केवल हार्ट के लिए ही नहीं, लेकिन अच्छा खान पान और व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज, घूमना टहलना, अच्छे वातावरण में, शुद्ध हवा में रहना, पॉल्यूशन से दूर रहना, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीजों से दूर रहना, ये एक अच्छी दिनचर्या में आता है। और इसके बाद जो आज के तारीख में सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्ट्रेस। हम स्ट्रेस ना लें, हम एक अच्छी नींद लें, रात में 8 घंटा जरूर सोएं, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। बिल्कुल, अपनी लाइफस्टाइल को पंक्चुअल कर लें, शेड्यूल बना लें, कब आपको खाना है, कब आपको सोना है, कब आपको एक्सरसाइज करनी है, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, किशन दास हैं राजस्थान से। किशन दास जी, अपना सवाल कीजिए। जलावर राजस्थान से। जी सर, अपना सवाल आप कर सकते हैं। ये साहब, श्रीमती जी के पैरों में ना झंझनाहट होती है सर, दोनों पैरों में, और जलन भी होती है। एज क्या है उनकी? दर्द होता है 73। ठीक है सर। डॉक्टर महेश खट्टर जी, हमारे कॉलर का सवाल है कि उनकी जो वाइफ है उनके पैरों में झुंझुनाहट होती है और एज 73 बता रहे हैं सर। चेक करना होगा, कोई जैसे डायबिटीज तो नहीं है, और अपना विटामिन B12 चेक करा कि विटामिन B12 की कमी से नॉर्मली नर्व्स में टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ पैरों में जलन होना, तलवे गर्म लगना, ये सब फीलिंग्स की वजह से आता है। और B12 का सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि B12 हमारी डाइट में नहीं होता है, नॉलेज में ही पाया जाता है। दूध में B12 ले सकता है, दूध ले सकते हैं। अगर नॉलेज खाते हैं तो ठीक, नहीं खाते तो शुरू मत करें। B12 के सप्लीमेंट्स लें, अपना टेस्ट। प्लस इसके अलावा डायबिटीज चेक करा लें। कभी तो लोगों को पता नहीं होता इनको डायबिटीज है, अंदर होती है, तो शुगर HbA1c करा देंगे, तो अगर वो है तो उसको कंट्रोल करने से इसको। जी शुक्रिया, और हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो हैं उनको उसका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी जी, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जो पेशेंट जो होते हैं वो अगर उनका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो जो उनके परिवार वाले हैं मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी देखते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं। उस वक्त डॉक्टर के सामने कितना प्रेशर होता है सर, और उसको हैंडल करना कितना मुश्किल होता है सर? देखिए, बेसिकली जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट के इमोशंस हर किसी ना किसी जगह पे जुड़े होते हैं। यदि कोई अपने ऐसे आदमी को खोएगा जो कि यंग है या फिर एज कम है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग और कंसेंट। यदि हम प्रॉपर काउंसलिंग और कंसेंट को लेते हुए चलते हैं और सारी चीजें पेशेंट्स के अटेंडेंट के साथ खुलकर डिस्कस करके चलते हैं, तो ये संभावनाएं जो हैं काफी कम हो सकती हैं। परंतु कुछ स्टेज पर ऐसा भी पाया गया है, सब चीजें होने के बावजूद भी कुछ व्यक्ति जो कि उस माहौल को गंदा करने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें यही है कि यदि भीड़ इकट्ठी है तो सबसे पहले आप उसके जो भी समझदार व्यक्ति है उसको समझाने की कोशिश करें। कई बार सिचुएशन ऐसी भी बनती है, स्पेशली गायनी और पीडियाट्रिक्स ब्रांचेस में, तो जैसे वाइफ हमारी गायनिक प्रैक्टिस करती है, तो कई बार इमोशंस इतने ज्यादा आउटवे रहते हैं कि हमें उस समय पुलिस को भी बुलाना पड़ता है। तो डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप डायरेक्ट खुद हैंडल नहीं कर सकते, आपको सारी चीजों का बैलेंस लेके चलना होता है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो भी बैलेंस करना भी कोई आसान नहीं है। एक कॉलर और जुड़ गए सर, ऋषभ हैं जयपुर से। ऋषभ, अपनी बात कहिए। हेलो ऋषभ, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर, क्या है कि मेरे घुटनों में बहुत आवाज आती है, मतलब मैं बैठता हूँ तो भी, और कट कट के आवाज आती है, और मतलब दर्द भी होता है। आपकी एज कितनी है ऋषभ? मैं 25 ईयर। ठीक है। महेश खट्टर जी सर, सवाल है कि घुटनों में आवाज आती टक टक करके और पेन भी होता है सर, और सिर्फ ये 23 साल के हैं सर।
आर्थराइटिस की संभावना है, इनको ऑर्थो सर्जन दिखाना होगा, प्लस इनका एक्सरे जरूरी होगा। एक्सरे देखकर पता लग सकता है कि इनकी कार्टिलेज की क्या पोजीशन है। कभी कभी दो आपस के ज्वाइंट में हड्डियां होती हैं, बोन्स, जैसे मान लीजिए घुटने में है तो फीमर और टिबिया फिबुला होती है, टिबिया और फीमर के बीच स्पेस काफी कम हो जाता है, फ्लूइड होता है उसमें, साइनोवियल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, वो एक तरीके का लुब्रिकेशन का काम करता है, और वो कम होने की वजह से प्लस कार्टिलेज घिस जाने की वजह से ज्वाइंट्स आपस मिलते हैं तो आपस का, तो फाइनल ट्रीटमेंट तो इनका ऑर्थोपेडिक सर्जन ही करेंगे एक्सरे देखने के बाद में। फिलहाल ये विटामिन डी और कैल्शियम ले सकते हैं, उससे इनमें हेल्प होती है। विटामिन डी और कैल्शियम लेने से थोड़ा सा इनको कुछ आराम मिल जाएगा, बाकी मेन इनका इलाज जो है ऑर्थो सर्जन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और अपने जो पर्सनल लाइफ हैं, जो प्रोफेशन में आप कैसे काम करते हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं, उसको दर्शकों के सामने साझा किया। हम उम्मीद करते हैं दर्शकों ने सुना होगा, समझा होगा और देखा होगा कितना आसान नहीं डॉक्टर्स की लाइफ, किस तरह कोरोना काल में उन्होंने आपके बीच बाहर निकलकर आपका इलाज किया, आपको ठीक किया, स्वस्थ किया। तो जब भी अगर हॉस्पिटल आप जाएं और अगर ठीक से आपका पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा तो मिसबिहेव बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।